पोर्टफोलियो सिस्टम को बहुत महत्वता दी गई, हम इसके बारे में भी बात करेंगे लेटर ऑन। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, ये लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। आपको बस ये याद रखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, और कब किया था, 1859 में। तो मेंबर इन चार्ज जो थे इस डिपार्टमेंट के, वो क्या इशू कर सकते थे, फाइनल ऑर्डर्स किसी भी मैटर में, ठीक है, विद रिगार्ड टू मैटर्स जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, कोई भी मैटर्स वो फाइनल इशू कर सकते थे ऑर्डर्स का। अब 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो उस समय पे वाइसरॉय थे, उन्होंने नॉमिनेट करा इंडियंस को, 3 इंडियंस को उन्होंने नॉमिनेट करा अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो 3 इंडियंस कौन थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो था वो था राजा ऑफ बनारस, दूसरा था महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा था सर दिनकर राव, ठीक है। अब यहाँ पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनी, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, पंजाब के लिए, जो कब एस्टैब्लिश की गई, बंगाल की करी गई 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न की करी गई 1886 में, और पंजाब की करी गई 1897 में। तो यहाँ पर एम्पावर करते थे वाइसरॉय को कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू करें, ठीक है, बिना किसी से पूछे वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते थे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे आज प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वैसे उस समय पे वाइसरॉय कर सकते थे। और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ थी वो थी 6 मंथ्स, लाइफ जो थी वो थी 6 मंथ्स। अगली एक्ट जो है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1892 की, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस हुए, किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुए, तो वो हुए इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में, 61 में नहीं, 92 में। गवर्नर जनरल जो है उनके पास अभी भी पावर थी नॉमिनेट करने की मेंबर्स को, ऐसा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे। तो यहाँ पर बड़े बड़े समारोह टाइप होते थे जहाँ पे इलेक्शंस हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर उनको और भी कुछ पावर्स मिली गई, क्या, कि वो डिस्कस करें बजट को, उनके कोई भी क्वेश्चंस है एग्जीक्यूटिव को लेके वो उसके बारे में डिस्कस करें, ओके। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस तो थे, लेकिन वोटिंग की कोई पावर नहीं थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 जिसको कहा गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिंटो जो था वो था वाइसरॉय, मिंटो जो थे वो थे वाइसरॉय, मॉर्ले जो थे वो थे सेक्रेटरी, इसलिए मॉर्ले मिंटो बोला गया है इनको साथ साथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मिंटो वाइसरॉय थे, मॉर्ले सेक्रेटरी थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे इस सरकार के अंदर, और वो सारे चेंजेस ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर चेंज था वो था कि जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको इन्होंने ना बदल के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। अब ऑफिशियल्स जो थे यहाँ पे उनके पास मेजॉरिटी आ गई, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या अटेम्प्ट करा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया, एक पॉपुलर एलिमेंट बना दिया गवर्नमेंट का। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो अलाउड थी। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया।
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दे दिया गया, ठीक है। और फादर ऑफ कम्युनलिज्म कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो हैं, ही इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर इन्होंने फंक्शंस जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के दोनों लेवल पे बड़े कर दिए। जैसे मेंबर्स जो थे उनको उन्होंने परमिशन दे दी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछें, बजट के बारे में, रेजोल्यूशंस के बारे में बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बारी फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने इंडियंस जो हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस जो हैं, उनको क्या प्रोवाइड करा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वो सबसे पहले बने आपके वाइसरॉय, उन्होंने ज्वाइन करा आपका वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही जॉइंड द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। और उनको एज ए लॉ मेंबर भी अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो मेजर मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में क्या हुआ कि पावर्स बढ़ा दी गई मेंबर्स की, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कर दिया गया मुस्लिम्स के लिए। फादर ऑफ जो कम्युनल इलेक्टोरेट हैं उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो चेम्सफोर्ड या क्लेम्सफोर्ड जो भी आप बोलना चाहें, वाइसरॉय थे उस समय। मॉन्टेगो जो थे वो थे सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा? इन्होंने सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग, सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया। फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के अंडर आते थे या एड ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर आते थे। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर कर सकते थे उसको हैंडल अलोंग विद देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया यहाँ पे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। प्रोविंशियल और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर भी आ गया जिसके अंडर ये सब चीज़ें आ गई। ड्यूअल स्कीम जो थी गवर्नेंस की उसको बोला गया डायरची, ठीक है। हाउएवर ये जो एक्सपेरिमेंट था ये अनसक्सेसफुल रहा। ये जो इन्होंने पावर्स बांट दी, ये इसको हैंडल करेगा, ये सब अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस कब आए कंट्री में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में, ठीक है। बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस आए तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब इसको रिप्लेस कर दिया फिर से एक बारी बाईकैमरल लेजिस्लेचर में, जहाँ पे एक अपर हाउस होता था और एक लोअर हाउस होता था। अपर हाउस को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे दोनों हाउसेस के वो कैसे चूज होते थे? मेजॉरिटी मेंबर कैसे चूज होते थे? डायरेक्ट इलेक्शन से, वोटिंग से, ठीक है। नाउ अब यहां पर एक रिक्वायरमेंट भी थी कि 3 मेंबर्स, जो 6 मेंबर्स की टोटल वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव की काउंसिल थी उसमें से जो 3 मेंबर्स थे, ठीक है, अदर दैन जो कमांडर इन चीफ थे वो इंडियन होने चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट भी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर इन्होंने फिर और क्या करा? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड करा। अब 6 को भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, सबको इन्होंने अपना अपना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया।
एक हाई कमिश्नर का ऑफिस इन्होंने एस्टैब्लिश किया जो लंदन में था, ठीक है, और पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हुई। इसलिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1926 में, जो क्या रिक्रूट करता था? सिविल सर्वेंट्स को। तो यहाँ पर इन्होंने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट के से अलग अलग कर दिया, ऑथराइज कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को कि वो अपने अपने बजट्स को एनैक्ट करें। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है एक ग्रुप था 7 मेंबर्स का पार्लियामेंट का, जो इंडिया भेजा गया, ठीक है, 1927 में यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, और इसको हमने साइमन कमीशन का नाम दिया, जिनके हेड या चेयरमैन जो थे वो थे सर जॉन साइमन। एक जो मेंबर था उनका वो था क्लेमेंट एटली, जो उस समय पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी थे और जिन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस ग्रांट करने का सोचा 1947 में। तो ये कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई 1930 में। इस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे, ठीक है। यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, ब्रिटिश इंडिया के बीच और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। तो रिकमेंडेशंस जो है इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे, ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935 के अंदर। अब अभी हम बात करेंगे कि इनके रिकमेंडेशंस क्या थे, बट अगेन जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट साइमन कमीशन, यहाँ पे इन्होंने डायरची को भी एक तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है। इन्होंने सोचा कि फेडरल यूनियन बनाया जाए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है, यहाँ पर ये सब बातें हुई। तो कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या थे? सबसे पहला था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है, जिसमें अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस हों। ज़्यादा रिजिड नहीं होने चाहिए, ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए प्लान, बट एक नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए टाइम टू टाइम की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, ठीक है। ये इस कमीशन की रिपोर्ट थी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ये भी लिख दिया ऐसा होना चाहिए, ये भी लिख दिया ऐसा होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली होनी चाहिए, जैसा टाइम है वैसे उस हिसाब से हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ये उनकी सोच थी। अब यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पे तो एक ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई, डायरची को स्क्रैप करा जाए, और मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर को, उनको प्रोविंशियल एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है। हाउएवर सेफगार्ड्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी इन एरियाज, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है। तो सेफगार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाए। कैसे? बाय ग्रांट ऑफ स्पेशल पावर्स टू द गवर्नर को स्पेशल पावर्स देनी चाहिए। फेडरेशन की भी बात हुई यहाँ पे। ये रिपोर्ट ने बोला कि फेडरल यूनियन बननी चाहिए ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है। यही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इंडिया को यूनाइटेड रखने का, ठीक है। अब इमीडिएट रिकमेंडेशंस क्या थे उनके? कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में जगानी चाहिए, ठीक है। फ्रेंचाइजी जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए, लेजिस्लेचर को और बड़ा करना चाहिए। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से डबल गवर्नमेंट को तो वो बिल्कुल ही डायरची जिसको हम बोलते हैं उसको अपोज करते थे वो। क्लियर? नाउ